Assalamualaikum students. जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ट्रायल बैलेंस का सिंपल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आज हम जरा कंपाउंड ट्रांजैक्शन और लेजर्स की तरफ जाएंगे कि कंपाउंड ट्रांजैक्शंस के अंदर हम लेजर्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, जब कंपाउंड ट्रांजैक्शन आएंगी, ये कंपाउंड ट्रांजैक्शन हमने क्या पढ़ा था, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें एक से ज्यादा डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट हो, उसको हम कहते हैं कंपाउंड ट्रांजैक्शन। Any transaction which has more than one debit or more than one credit, उसको हम नाम देंगे कंपाउंड ट्रांजैक्शन। सो कंपाउंड ट्रांजैक्शन में अब सबसे पहले हम कुछ 5 6 7 8 ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं और उसके बाद लेजर्स बनाते हैं। ये सारे कंपाउंड ले रहा हूँ। जैसे ट्रांजैक्शन नंबर 1 कोई भी डेट ले लेते हैं, जनवरी 1 बिजनेस स्टार्ट किया तो हम लिखते हैं जी कैश डेबिट 60,000, furniture debit 25,000 and capital credit which is 85,000. अच्छा, जनवरी 1 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आएगी हमारे, हम कोई भी ले लेते हैं, जनवरी 6 को ले लेते हैं। परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट एंड अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट लाइक परचेज हमारी 40,000, कैश 18,000 and accounts payable 22,000. January 10 cash debit 6 accounts receivable debit और सेल्स क्रेडिट। ठीक है जी, कैश सपोज 10,000, अकाउंट रिसीवेबल 35,000 और सेल्स 45,000। जनवरी 15 accounts payable debit 14,000, cash credit 13,200 and discount received 800.
January 18, cash debit, discount allowed debit, or accounts receivable credit. $6,000, $5,500, and $500. January 22, utility expense, debit, 9,000. Salaries expense, debit, 12,000, and cash credit 21,000. एक ट्रांजेक्शन हो रहा है लास्ट January 30, drawings debit, cash credit, और purchases credit. $15,000, $7,000, $22,000. ओके अच्छा, अब ये आपके सामने 3, 4, 5, 6, 7 ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन 7 ट्रांजैक्शन सारी की सारी कंपाउंड ट्रांजैक्शन है। अब देखते हैं इसमें कितने लेजर बनेंगे। अब देखिए, आपने कैश का लेजर बनाना है। पहले तो तीनों आएंगे, 1 फर्नीचर, कैपिटल, परचेज। अब यहाँ कैश का लेजर नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी बन चुका है। 5 अकाउंट्स पेएबल, कैश का नहीं बनेगा, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल 6, सेल 7, यहाँ अकाउंट पेएबल और कैश ऑलरेडी होंगे। 8 डिस्काउंट रिसीव्ड का, 9 डिस्काउंट अलाउड का। उसके बाद 10th लेजर बनेगा मेरा यूटिलिटी एक्सपेंसेस, 11th लेजर बनेगा सैलरीज एक्सपेंस, 12th लेजर बनेगा ड्राइंग। यानी 12 लेजर अब हमारे बनेंगे इस कंपाउंड ट्रांजैक्शंस में। अब आपने सीखना ये है कि सिंगल ट्रांजैक्शन तो हम कर चुके हैं कि कैसे लेजर में पोस्ट करना है, लेकिन जब कंपाउंड ट्रांजैक्शन आती है उसको लेजर में पोस्ट करने की बारी आती है तो यहाँ पर ऑब्वियसली 2 हिस्से आ जाते हैं। यानी जब मैं कहता हूँ जी ऑपोजिट अकाउंट पोस्ट करो, तो ऑपोजिट अकाउंट से सिंगल अकाउंट नहीं होता, वो 2 अकाउंट होते हैं। अब उनको कैसे पोस्ट करना है उसकी तरफ आएंगे, और ऑब्वियसली सबसे मेन लेजर हमारा कैश का लेजर है, वहीं से हम सब कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहला लेजर हमारे कैश। अब चूंकि मैं कैश का लेजर बना रहा हूँ तो कैश के पॉइंट से देखना सारा कुछ। सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश में होती है। ओके, सबसे पहली ट्रांजैक्शन अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन हमने क्या किया था कि जो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है क्या इसमें कैश मौजूद है। हमने कहा यस। अब क्या ये डेबिट है या क्रेडिट, ये साथ साथ टिक लगाऊंगा ताकि जो पोस्ट हो जाएगा हमें नजर आ जाएगा कि ये पोस्ट हो चुका है। अब ये कैश डेबिट हो रहा है। जब कैश डेबिट हो रहा है तो मैं ऑपोजिट अकाउंट लिखूंगा जैसे हमने पढ़ा था। पहले मैं डेबिट साइड पे लिख देता हूँ और मैं लिखता हूँ January 1, क्योंकि डेबिट है तो डेबिट साइड पे पोस्ट होगा। अब इस कैश का ऑपोजिट अकाउंट क्या है? देखिए अक्सर यहाँ पर मिस्टेक होती है, ये फर्नीचर नहीं,
ऑपोजिट का मतलब क्या है, कैश चूंकि डेबिट है तो उसका ऑपोजिट अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा, उसका ऑपोजिट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर मैं कैपिटल को क्रेडिट करूँ। कितनी अमाउंट से, अच्छा अब अमाउंट आपने कैपिटल के सामने वाली नहीं लिखनी प्लीज, अमाउंट आपने लिखनी कैश के सामने वाली। तो यहाँ पर अब अमाउंट मैं लिखूंगा 60,000। ये चीज मैं आपको याद है कि लास्ट टाइम जब सिंगल लेजर में बना रहे थे सिंगल ट्रांजैक्शन में, तब भी मैंने आपसे कहा था उसके सामने वाली जिस चीज का लेजर बना रहे हैं उसके सामने वाली अमाउंट लगाते हैं। हालांकि जब सिंगल ट्रांजैक्शन है तो ये सामने वाली ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली वही है जो कैपिटल के सामने आ रही है, तो वहां तो मिस्टेक के चांस नहीं है। लेकिन मैंने वहीं पर आपको कहा था याद बना लें कि जिस चीज का लेजर बना रहे हो अमाउंट मुझे उसी लेजर की चाहिए, ठीक है। तो ये कैश, अगर आप लेजर बना रहे हो तो कैश की अमाउंट 60,000 है, तो मैं यहाँ 60,000 लिख रहा हूँ। अब ये कैश का लेजर का एक साइड मुकम्मल हुई, अभी एक एक पोस्टिंग हुई, ठीक है। सर आगे मजीद प्रैक्टिस की। अब ये कैश में यहाँ पर इस में भी कैश आ रहा है, ठीक है। जब कैश आ रहा है तो अब हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्यों, ये देखिए कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो मैं क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा जनवरी 6। अब कैश का ऑपोजिट अकाउंट क्या है, क्योंकि कैश क्रेडिट है तो उसका ऑपोजिट अकाउंट डेबिट होगा। ये अकाउंट स्वेबल नहीं होगा, डेबिट होगा। डेबिट यहाँ पर परचेजेस है, तो मैं ऑपोजिट अकाउंट लिखूंगा परचेजेस। और अमाउंट मैंने लेनी है कैश के सामने वाली, और कैश के सामने जो अमाउंट आ रही है वो 18,000 है, 18,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा थर्ड में। तो यहाँ पर अब कैश क्या मौजूद है इस एंट्री में, आंसर इज यस, और ये डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो जनवरी 10 को मैंने डेबिट किया। अब कैश ये डेबिट हो रहा है तो इसका ऑपोजिट अकाउंट ऑब्वियसली क्रेडिट होगा विच इज सेल्स। अब यहाँ पर सेल्स मैंने क्रेडिट कर, और इसकी अमाउंट जो है वो अगेन कैश के सामने वाली लूंगा 10,000, यहाँ मैंने 10,000 लिख दिया। अच्छा अब इसको लिखने के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन तो पोस्ट करते हैं, ये भी पोस्ट हो गई। इस एंट्री में भी कैश मौजूद है और यहाँ पर कैश क्रेडिट है, यहाँ पर कैश क्रेडिट है। तो जनवरी 15 तो अब कैश का ऑपोजिट अकाउंट लेंगे, ऑपोजिट अकाउंट डेबिट पेएबल होगा, अकाउंट्स पेएबल। और अमाउंट कैश के सामने वाली लेंगे 13,200, यानी आपको जो कैश पेमेंट की है आपने वो 13,200 की है। कैश आपकी ऑफिस से बिजनेस से जो आउट हुआ है वो 13,200 का है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इसमें भी कैश आ रहा है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन में भी, ठीक है। तो तकरीबन हर एंट्री में कैश है और यहाँ डेबिट है। तो जनवरी 18 ये देखिएगा डेबिट है, तो जनवरी 18। अब इसको ऑपोजिट अकाउंट देखते हैं, इसका ऑपोजिट अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी मुझे अकाउंट रिसीवेबल से कितना कैश रिसीव हुआ है। तो अगर आप देखो तो अकाउंट रिसीवेबल है मेरे 5500, 5,500। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा जनवरी 22 में। हाँ यहाँ जरा आप देख रहे हैं अगेन, यहाँ देखें कैश इन्वॉल्व और ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो मैं क्रेडिट साइड पे आता हूँ जनवरी 22। अच्छा अब कैश का ऑपोजिट अकाउंट, कैश चूंकि क्रेडिट है तो ऑपोजिट अकाउंट कैश का वो होगा जो डेबिट हो रहा है। यहाँ दो डेबिट अकाउंट है, यूटिलिटी भी और सैलरीज भी, ठीक है। जब दो आपके आ गए ऑपोजिट अकाउंट, टू अकाउंट, अब क्या करेंगे, लेकिन पहले अभी इतनी ट्रांजेक्शन की है कंपाउंड ट्रांजेक्शन, कहीं पर भी दो नहीं है, ऑपोजिट अकाउंट एक ही आ रहा है। पहली एंट्री आई है जहां ऑपोजिट अकाउंट टू आ रहे हैं, जब टू आ जाएंगे तो आपने दोनों अकाउंट लिखने हैं, मकसद ऑपोजिट अकाउंट का लिखना है। अब यूटिलिटी एक्सपेंस और सैलरीज एक्सपेंस,
अच्छा, अब जिस वक्त कैश का ऑपोजिट मैंने यूटिलिटी और सैलरी लिखा, अमाउंट तो कैश के सामने वाले लिखनी है, जैसे रूल है 21,000। अब मैं 21,000 कहाँ लिखूं? अब ये तो दो हेड हैं, तो लिहाजा हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, ये दोनों की अमाउंट लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों को सम करेंगे तो वही आती है कैश की 21। तो लिहाजा हम यहाँ पर 9,000 और 12,000 दोनों लिखेंगे, और ये एक्चुअली वही अमाउंट है जो कैश वाली है 21,000। ठीक है। और अब लास्ट ट्रांजेक्शन में देखें कि लास्ट ट्रांजेक्शन में हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है। मैं अगेन क्रेडिट साइड पे मूव करूंगा, जनवरी 30। ऑपोजिट अकाउंट यहाँ पर अगेन एक ही है, डेबिट यानी ड्राइंग्स, और अमाउंट मैंने कैश के सामने वाली लिखनी है 15,000। अब ये लेजर मेरा मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको पता है बैलेंसिंग क्या है। अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे। अब इसकी डेबिट साइड ज्यादा होगी, इसको प्लस कर लें, क्योंकि कैश एसेट है और एसेट हमेशा डेबिट होता है, तो इसकी डेबिट साइड हमेशा ज्यादा होगी। तो इसको प्लस किया तो 75,500 की अमाउंट आ गई कैश की डेबिट साइड। यही अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे 75,500। ठीक है। अब मैं इसका बैलेंसिंग करूँ। जनवरी 31 जैसे हमने कहा मंथ एंड है, तो बैलेंस कैरी डाउन। अब कैसे निकलेगा? ये 75,500 में से आप दोनों को, ये जितनी अमाउंट है सबको लेस कर दें। 75,500 माइनस 18,000 माइनस नेक्स्ट है जी 30,200 माइनस 9,000 माइनस 12,000 और माइनस 15,000। ये अमाउंट आ रही है 8,300 की अमाउंट आ गई। ये 8,300 ये हमने यहाँ लिखा, और यही मेरा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा फरवरी 1। बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,300, यानी मेरे पास इस वक्त 8,300 का कैश मौजूद है आफ्टर मेकिंग ऑल दीज ट्रांजैक्शंस। अब ये जो बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है, ये हमारा क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आइएगा नेक्स्ट लेजर। अब इससे आगे जितने भी लेजर होंगे वो ऑब्वियसली एक एक दो दो ट्रांजैक्शन से ज्यादा नहीं होंगे। फर्नीचर, ये मैं सारे लेजर नहीं बनाऊंगा, सिर्फ कुछ लेजर इसलिए बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पोस्टिंग का तरीका आ जाए, अगर एक से ज्यादा हेड आ जाए तो कैसे पोस्ट करें। अब फर्नीचर की तरफ आते हैं। फर्नीचर के डेबिट साइड, ये डेबिट है, मैं डेबिट साइड पे पोस्ट करूंगा। डेबिट साइड पे आऊंगा और लिखूंगा जनवरी 1। अब यहाँ फर्नीचर डेबिट है, तो ऑपोजिट अकाउंट कैपिटल। अब देखिए कैपिटल दो जगह पे आया एज एन ऑपोजिट अकाउंट। इसकी वजह ये कि दो चीजें कैपिटल के तौर पर आएगी, यहाँ पर भी कैश में भी और फर्नीचर में भी। और ऑपोजिट अकाउंट अमाउंट जो है वो आप फर्नीचर वाली लेंगे 25। ठीक है, ये भी अमाउंट आ गई 25 की। अब इसके बाद इसको बैलेंस कर देगा, और कोई ट्रांजेक्शन आप देखें फर्नीचर की नहीं है टिल लास्ट ट्रांजेक्शन। अब इसको टोटल किया तो दैट इज 25। अब यही टोटल यहाँ पर लाएंगे, और इसको जब बैलेंस करूंगा, बैलेंस मेरा किस डेट को होना है? एट द एंड ऑफ मंथ, दैट इज जनवरी 31। अब 31 जनवरी को मैंने बैलेंस किया, बैलेंस कैरी डाउन विच इज 25,000, और यही मेरा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 1 फरवरी को। बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 25,000। अच्छा, अब एक मैं और बनाऊंगा कैपिटल का।
और उसके बाद आपका छोड़ दो कैपिटल। अच्छा, कैपिटल भी फर्स्ट एंट्री में आ रहा है और कैपिटल क्रेडिट है और होता भी क्रेडिट है इसका। अब मैं क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा ऑपोजिट अकाउंट। अब कैपिटल का ऑपोजिट अकाउंट 2 है, कैश और फर्नीचर। ऑपोजिट अकाउंट 2 है तो दोनों लिखेंगे। जैसे अभी हमने एंट्री पढ़ी, कैपिटल क्रेडिट है, मुझे जब लेजर में पोस्ट करना है तो उसके ऑपोजिट अकाउंट चाहिए और ऑपोजिट अकाउंट डेबिट होगा इसका, और वो 2 है तो दोनों लिख लिए। अब अमाउंट मैंने 85 ही लिखनी है, लेकिन चूंकि यहाँ 2 लेजर आ रहे हैं तो मैं 85 दोनों में लिखूंगा, यानी दोनों की जो अमाउंट है वो सेपरेटली लूंगा। 60 और 25 या ऑटोमेटिकली 85। और इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब इसको टोटल किया, दैट इज 85,000। ये टोटल यहाँ पर भी 85 ही आएगा। अब इसके बाद बैलेंसिंग करते हैं, ऑब्वियसली बैलेंस भी मेरा सेम आएगा। बैलेंस कैरी डाउन जनवरी 31, बैलेंस कैरी डाउन एंड दैट इज 85,000। और यही बैलेंस मेरा यहाँ पर 1 फरवरी को आ जाएगा, बैलेंस BD 85,000। ये तो पहला टास्क था जो मैंने यहाँ रोक दिया, ठीक है। अब इसकी चूंकि प्रैक्टिस हमने मुकम्मल करनी है, प्रैक्टिस को प्लीज रिमेंबर। अब यहाँ पर आपने जो रिमेनिंग लेजर्स हैं, अब आपका ये होमवर्क टास्क है। होमवर्क ये नोट डाउन कीजिएगा, होमवर्क। नंबर 1, कंप्लीट ऑल लेजर्स। एंड नंबर 2, अब आपने इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। ये एक छोटी सी ट्रांजैक्शन थी, यानी मैंने लिया ताकि कंपाउंड ट्रांजैक्शन को भी हम सीख सकें। अब आइएगा जरा इससे नेक्स्ट टास्क में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में वो दे रहा है, ठीक है जी। इसको मैं सेव करता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड में आए। जैसे मैंने आपसे कहा था कि पूरा एक प्रोसेस होता है हमारा अकाउंटिंग में, कि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं जर्नल में। जर्नल फिर हमारा ट्रांसफर होता है लेजर्स में, और लेजर के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर समटाइम क्या करता है कि वो कहता है जी कि आपको ट्रांजैक्शन देता है और वो कहता है जी ट्रायल बैलेंस बनाओ, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाओ विदाउट यूज ऑफ जर्नल एंड लेजर। ना आपने जर्नल बनाना है, ना आपने लेजर बनाना है। ट्रांजैक्शन से डायरेक्ट आपने मूव करना है किसकी तरफ, ट्रायल बैलेंस की तरफ, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन बज़ाहिर देखने में तो काफी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये कम टाइम लेता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें बहुत कम टाइम लगता है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ना जर्नल बनाना है, ना हमने लेजर बनाना है। तो आज जरा कुछ पहले ट्रांजैक्शन लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसका ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इन्हीं ट्रांजैक्शंस को जो अभी हमने की है इससे भी बनाना चाहें तो सकते हैं, लेकिन मैं जरा चाह रहा हूँ डिफरेंट हम ट्रांजैक्शन ले लें।
ठीक है जी, वही ट्रांजैक्शन, ये वही है जो मैंने आपको दी थी। इसमें से हम पहली 14 ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट 14 ट्रांजैक्शन का हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसके मैं व्यू भी बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। ये कोई नई ट्रांजैक्शन नहीं है, वही ट्रांजैक्शन है जो मैंने आपको असाइनमेंट में दी थी। ठीक है, ये जरा कम है ट्रांजैक्शन, वो ज्यादा है। इसको यहाँ पर 14 के बाद 15 चले कर लेते हैं। 15 ट्रांजैक्शन हमने करनी है, इसके बाद नहीं करनी, इसलिए मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दूं। ठीक है, हमने सिर्फ 15 ट्रांजैक्शन करनी है और ये ट्रांजैक्शन है, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते जाएंगे ट्रायल बैलेंस, राइट। अच्छा, इसका ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज, फॉर्मेट में क्या, कैलकुलेशन पॉइंट से थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। अब जैसे ये मिस्टर आमिर ने बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया था, पहला लिखोगे मिस्टर आमिर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस। अब मैं डेट नहीं डालता क्योंकि डेट इसमें चूंकि मेरे बीच में ट्रांजैक्शन नहीं है, तो मंथ एंड हो सकता ना हो, कुछ और डेट हो, तो यहाँ पर रोक देते हैं। इसमें 3 चीजें हमने पढ़ी थी ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, सबसे पहले हेड ऑफ अकाउंट, जो भी हमारा यूज होगा। उसके बाद अब यहां से मैं एंड से चलूंगा। ये 2 कॉलम हमने पढ़े थे, डेबिट बैलेंस इन रुपीस और क्रेडिट बैलेंस इन रुपीस। ये दरमियान में जो मैंने स्पेस छोड़ी है, दिस इज नॉट एज कैलकुलेशन। यहां से हमने कैलकुलेशन करना, जोन जोन से हेड आते जाएंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करना है जरा ये समझना आपने, बहुत इजी है। ना आपने जर्नल जर्नल बनाना है, ना आपने इसका लेजर्स बनाना है। अब पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। मिस्टर आमिर स्टार्टेड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग 50,000 कैश, 23,000 वर्थ फर्नीचर एंड 45,000 कॉस्टिंग रुपीस 45,000 इन्वेंट्री। यानी इस वक्त हमारा 3 चीजें लेकर आया है मिस्टर आमिर, 3 चीजें लेकर आया बिजनेस में, कैश भी, फर्नीचर भी और इन्वेंट्री। ओके, अब ये 3 ट्रांजैक्शंस को हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, इसमें हेड ऑफ अकाउंट देते हैं। सबसे पहले कैश बिजनेस में आ रहा है, मैं यहाँ हेड ओपन कर लूंगा कैश का। अब कैश चूंकि बिजनेस में आ रहा है, तो कैश मेरा डेबिट होगा, यानी प्लस होगा 50,000 से। ये कैश बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज। ठीक है जी, ये कैलकुलेशंस में लिखते जाना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर। अब कैश के लिए मैं 2 लाइनें छोड़ूंगा क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है, उसके अलावा कोई मसला नहीं। फर्नीचर, फर्नीचर भी बिजनेस में आ रहा है और फर्नीचर की वर्थ है 23,000। ये फर्नीचर आ गया मेरा 23,000। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट आएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ये साथ साथ बेशक लिख सकते हैं, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री की जो अमाउंट आएगी दैट इज 45,000। और ये 3 चीजें वो ऑनर बिजनेस में लेकर आया। अब देखो, मैंने कोई जर्नल नहीं बनाया कि इसकी ट्रांजैक्शन पास करूं, कोई लेजर नहीं लिया, डायरेक्ट उसको प्लस माइनस करके आंसर निकालूंगा और आखिरी आ जाएगा कैपिटल। अब कैपिटल अगर मैं आपसे पूछूं इस एंट्री में कितना आएगा, तो ऑब्वियसली ये कैश जो लेकर आ रहा है बिजनेस में वो भी कैपिटल है, फर्नीचर जो ऑनर लेकर आ रहा है वो भी कैपिटल है, इन्वेंट्री जो लेकर आ रहा है वो भी कैपिटल। यानी 50 प्लस 23,000 प्लस 45,000, इन सबको प्लस कर लें तो 95 और 118,000 जो है वो उसका कैपिटल बन गया।
ये 118,000 कैपिटल, और ये भी प्लस में आएगा तो वो कैपिटल इंक्रीज होगा। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब देखिए कितना टाइम लगा हमारा इस ट्रांजैक्शन को करते हुए, वेरी सिंपल, ठीक है, यानी बहुत कम टाइम में ये ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। अब जरा दूसरा देखते हैं। मिस्टर आमिर opened bank account with rupees 30,000 for business. मिस्टर आमिर ने बैंक अकाउंट ओपन किया है 30,000 रुपीज से बिजनेस यूज के लिए। अब आमिर ने बैंक अकाउंट ओपन किया है तो कौन कौन से हेड आएंगे जरा देख लेते हैं। मिस्टर आमिर ओपन बैंक अकाउंट विद 30,000। तो एक तो बैंक अकाउंट आ गया। ओपन बैंक अकाउंट का मतलब क्या है? बैंक में पैसे जमा कराए हैं। जब रकम जमा कराए तब भी आप कोई अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो नेचुरल सी बात है, जिस वक्त अकाउंट ओपन करेंगे उस वक्त वो आपसे कैश लेंगे। तो ये बैंक में बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा कितने अमाउंट का से 30,000 से, ये प्लस हो गया। और कैश में मेरा 30,000 कम हो जाएगा तो मैं यहाँ कैश से माइनस कर दूंगा 30,000। सिर्फ यहाँ प्लस माइनस देखना है, कोई जर्नल नहीं, कोई लेजर नहीं, ठीक है। ये मैंने जैसे पहले कहा था कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन होता है, सर थोड़ा सा केयरफुली करना है। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर आमिर हैज टेकन लोन फ्रॉम बैंक 50,000 at 10% per annum interest and deposited the amount into the bank. अब मिस्टर आमिर ने यहाँ पर लोन लिया है 50,000 का 10% पर। अब ये जो 10% पर लोन लिया है ये तो फ्यूचर है, इंटरेस्ट जो है वो फ्यूचर का है। लिहाजा इस वक्त की ट्रांजैक्शन सिर्फ आपकी लोन से ताल्लुक रखती है, यानी मिस्टर आमिर ने 50,000 रुपीज का लोन लिया और ये रकम बैंक में जमा करा दी, तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया 50,000 से। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बैंक लोन मेरी लाइबिलिटी है, तो मिस्टर आमिर की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, बैंक लोन और लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो 50,000 यहाँ पर मैं प्लस कर, ठीक है। यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि जी एसेट है तो प्लस में लिखना है, तो लाइबिलिटी है तो माइनस में लिखना है। नो, सिंपल एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ से देखते जाए कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ से ये एसेट या लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। सो नेक्स्ट आइएगा नंबर 4 ट्रांजैक्शन, परचेज्ड फर्नीचर रुपीज 14,000, पेमेंट इज मेड एज रुपीज 6,000 कैश एंड बैलेंस बाय चेक। यानी यहाँ पर अब हमने फर्नीचर खरीदा है 14,000 का फर्नीचर, तो इसका मतलब एक तो फर्नीचर मैंने खरीदा है 14,000 का, तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन फर्नीचर जो है वो फर्नीचर में ऐड हो जाएगा, ये ऑलरेडी हेड है 14,000। इस फर्नीचर के अगेंस्ट मैंने पेमेंट की है कैश में 6,000 रुपीज की, मैंने 6,000 रुपीज कैश पे किया, तो 6,000 कैश पे करूंगा तो ये 6,000 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अच्छा, बाकी वो कह रहा बैलेंस बाय चेक, और यानी इसका मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो चेक के जरिए आपने पे की है। और रिमेनिंग अमाउंट कितनी बनती है? अगर 14,000 का फर्नीचर खरीदा, 6,000 उसको मैं कैश दे रहा हूँ, तो नेचुरली 8,000 का मैं उसको चेक दूंगा, 8,000 मेरा बैंक बैलेंस में से डिक्लाइन। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, bought inventory from Raja Sons worth rupees 22,000। अब आपने गुड्स खरीदी राजा सन से 22,000 रुपीज की, फ्रीक्वेंट एंट्री पढ़ते आ रहे, कोई नई एंट्री आपके लिए नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अब चूंकि मैंने इन्वेंट्री खरीदी है तो परचेज का एक हेड आएगा और एक अकाउंट्स पे। अब राजा सन्स का मैं यहाँ अलग नहीं बना रहा, एक परचेजेस और एक राजा सन्स, ठीक है। ये ऊपर आपने ये जो मैंने लिया ना, रिकॉर्ड द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने असाइनमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनाई थी, लेकिन ट्रांजैक्शन हम यूज कर सकते हैं, तो मैं ट्रांजैक्शन को सिर्फ यूज कर रहा हूँ। तो ये मैं लहदा से आपको भेज भी दूंगा इसको कन्वर्ट करके, ताकि आपके लिए आसानी हो। बॉट इन्वेंट्री फ्रॉम राजा सन्स वर्थ रुपीज 22,000। अब 22,000 की आपने इन्वेंट्री पाएगी राजा सन्स से, तो एक तरफ तो परचेज आ गया, ये नया हेड है, इससे पहले नहीं था।
परचेजेस की अमाउंट आ रही है जी 22,000। और नेक्स्ट आपने परचेज की है राजा सन से, जो सप्लायर है, और सप्लायर के लिए हमने पढ़ा था कि अकाउंट्स पेएबल का लेजर यूज करेंगे और अकाउंट्स पेएबल भी 22,000 है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सोल्ड गुड्स टू वेरियस कस्टमर्स फॉर कैश 27,000। इससे आगे मुझे जरूरत भी नहीं है, इससे आगे जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है। सिंपल, सेल गुड्स सेल किया आपने वेरियस कस्टमर्स को फॉर कैश, और यहाँ कैश सेल्स है, यानी गुड सेल की और आपके पास कैश आ गया। कैश आया तो कैश में क्या करूंगा, डेबिट। कैश करूंगा डेबिट, यानी कैश मेरा इंक्रीज हो रहा है, कैश जाकर 27,000 ऐड कर रहा है। और दूसरी तरफ अब चूंकि मैंने सेल्स की है कस्टमर्स को, तो सेल्स मेरा क्रेडिट हो जाएगा, तो सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, तो 27,000 से मैं सेल को इंक्रीज कर, ये प्लस में आ जाए। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट आते हैं, मिस्टर आमिर further invested 10,000 in cash into the business। मिस्टर आमिर ने मजीद 10,000 रुपीज बिजनेस में लगाए। मजीद, तो जब भी वो कैपिटल लगाएगा, जब भी लगाएगा फर्दर, चाहे जितना मर्जी फर्दर लगाए, वो हमेशा वही ट्रांजैक्शन होती है जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन होती है। अब यानी कैश वो बिजनेस में लेकर आ रहा है, तो कैश इंक्रीज हो रहा है, मैं कैश पे प्लस करूंगा 10,000 रुपीज, और 10,000 मेरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और कैपिटल का हेड ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। नेक्स्ट लेते हैं टू मुनीर खान एट ₹30,000। बस इतनी एंट्री मुझे चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इससे आगे वो काउंटिंग इक्वेशन के लिए। सोल्ड गुड्स टू मुनीर खान, अब चूंकि नेम आ गया, 30,000 रुपए की गुड्स सेल की है मुनीर खान को, मुनीर खान नाम आ गया, ये हमारा कस्टमर है, और कस्टमर आ जाए तो हम इसको अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं। अब एक तरफ ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल का हेड आ गया, और दूसरी तरफ हमारा सेल्स का हेड आ गया। अकाउंट रिसीवेबल को हम पहले यहां लिखेंगे, सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर ये जो आपने परचेसिस का बनवाया है न्यू हेड ऑफ अकाउंट, और इसको जरा काइंडली एक्सप्लेन कर दें। ये इन्वेंट्री और परचेसिस वाला जो आपने बनवाया था, आई गेस इससे जो मेरे ख्याल से दो पीछे ट्रांजैक्शंस इनमें है। अच्छा ठीक है, ये मैंने इन्वेंट्री लिख दिया इसको। हाँ ठीक है, ये इन्वेंट्री ही रहने दें। ये अभी आगे जाएंगे ना, क्योंकि हमने एडजस्टिंग एंट्री नहीं पढ़ी, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इन्वेंट्री का, तो इन्वेंट्री का लेजर होता है। ठीक है, परचेज सिर्फ वो है जो हमने खरीदी है, तो आप इसको फिलहाल इन्वेंट्री रहने दो, और परचेज को अलग रहने दें, और जिस वक्त साल का एंड होता है फिर जाके इन्वेंट्री हम एडजस्ट करते हैं, वो एडजस्टिंग एंट्री होती है, इसको रहने दें इसी तरह। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल, अब अकाउंट्स रिसीवेबल मेरा 30,000 है, ये 30,000 आया, और दूसरी तरफ सेल्स आ गई, और सेल्स में हम 30,000 को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आइएगा, sign an agreement with Islam advertisers for advertising of business through internet. The amount of 10,000 was agreed with them। यानी हमने इस्लाम इन एडवर्टाइजर से एडवर्टाइजिंग, अपनी बिजनेस की एडवर्टाइजिंग के लिए एग्रीमेंट किया है, जो हमारी इंटरनेट के थ्रू हमारे बिजनेस को प्रमोट करेगा। द अमाउंट ऑफ 10,000 वाज एग्रीड विद देम, और 10,000 की हमारी उसके साथ अमाउंट तय हो गई। ठीक है जी, ये याद रखिएगा जिस वक्त ये अमाउंट आ जाए कि जी 10,000 एग्री हुआ, ये एग्रीमेंट हुआ, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि बेशक इसके अंदर अमाउंट भी मौजूद है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन नहीं है, इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट। हाँ, जिस वक्त एग्जीक्यूट करेगा उस वक्त फिर हम इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ आज एग्रीमेंट हुआ और कोई पेमेंट नहीं हुई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन हमारी नहीं आएगी। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹16,000 टू समर
एट 20% मार्जिन। अब ये मैं पूरी इसलिए ले रहा हूँ, हालांकि इससे पहले मैंने 2 ट्रांजैक्शन ऐसी ली हैं जब मैंने कहा है कि पूरी ना लीजिएगा, वो अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए है। तो अब मैं पूरी क्यों ले रहा हूँ, इसलिए कि ये कॉस्टिंग दी हुई है और मुझे चाहिए होती सेल प्राइस, जबकि इससे पिछली ट्रांजैक्शन में ऑलरेडी सेल प्राइस दी थी, यहाँ पर भी और यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर अब चूंकि कॉस्ट की बना है और सेल की ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे नेचुरली क्या चाहिए, सेल्स प्राइस। अब सेल प्राइस निकालनी पड़ेगी। अब 16,000 का 20% मार्जिन है, उसको अगर आप लगाएं तो इसकी सेल प्राइस निकालें तो ये 20,000 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, अब ये मैं खुद नहीं निकाल रहा, ये अब आप खुद निकालेंगे। ठीक है, ये दरमियान में से लॉन्ग टर्म रीपेमेंट कहाँ से आ गई, ये स्टूडेंट क्वेश्चन कर रही है कि व्हाट इज अ लॉन्ग टर्म प्रीपेमेंट। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म प्रीपेमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सो एनीवे लॉन्ग टर्म प्रीपेमेंट वो प्रीपेमेंट होती है जो कि आपने एडवांस में दी हो। ठीक है, जैसे कोई रेंट आपने एडवांस में दे दिया अगले साल का भी, तो उसको प्रीपेमेंट कहते हैं। वो आगे जाके आएगा, वो पूरा चैप्टर है आपका प्रीपेमेंट का, भी इसको परेशान ना हो। परचेस्ड, अच्छा अब सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 16,000 टू समर एट 20%, तो इसको वही C प्लस पी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू C प्लस पी कर लीजिएगा। तो 16,000 रुपीज कन्वर्ट होकर 20,000 की रुपीज की अमाउंट बन जाएगी। तो ये एक सिंपल सेल है, और सेल है, और ये भी नाम आ गया, फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, हमने पढ़ा था क्रेडिट सेल है। ये क्रेडिट सेल में आएगा, यानी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगी और सेल्स क्रेडिट होगी। अकाउंट रिसीवेबल में अब 20,000 की अमाउंट लूंगा, ये अकाउंट रिसीवेबल भी बढ़ रहा है और सेल्स भी मेरी 20,000 से इंक्रीज हो। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, परचेज स्टॉक फ्रॉम इंसाफ ट्रेडर वर्थ 10,500। आपने 10,500 का स्टॉक खरीदा इंसाफ ट्रेडर से, और इंसाफ ट्रेडर से खरीदा है तो आप इसको परचेजेस में डालोगे। ठीक है, परचेजेस कितनी है, 10,500। ये 10,500 आ गए, और चूंकि क्रेडिट पे खरीदा है तो क्रेडिट पे आएगा, तो अकाउंट्स पेएबल आएगा 10,500। ये भी लाइबिलिटी भी मेरी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब इससे आगे लिख रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम मुनीर खान अगेंस्ट एन इनवॉइस ऑफ 20,000, डिस्काउंट अलाउड 3%, 50% ऑफ द पेमेंट वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ये तरह थोड़ी सी लंबी ट्रांजैक्शन है, तो कोई मसला नहीं। लेकिन पहली बात है कि इनवॉइस थी, ये मैं यहाँ आता हूँ, एक इनवॉइस थी आपकी 20,000 रुपीज, यही से हेड आपको समझ में आ जाएगा। अब ये 20,000 की इनवॉइस में हमने कैश रिसीव पूरा नहीं किया होगा, क्योंकि हमने 3% डिस्काउंट दिया। तो पहले तो देखिएगा हमारे पास कैश कितना आया। कैश मेरे पास आया 3% लेस होने के बाद, तो वो डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना बना इसका, 3% अगर कैलकुलेट करें 20,000 का, विच इज इक्वल टू 600। ये 600 का मेरा डिस्काउंट आ गया, 20,000 का 3%, तो 19,400 मेरे पास कैश आया। लेकिन आगे वो लिख रहा है इसमें से 50% पेमेंट बैंक में डिपॉजिट हो गई। तो यानी इसका मतलब है कि मैं इसको फर्दर एलेबोरेट करूं तो बैंक में कितनी अमाउंट गई, 9,700, यानी इसका 50%। तो फिर मैं बाकी 9,700 मेरे पास कैश में मौजूद है। तो ये मेरे हेड्स आ जाते हैं ओवरऑल 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ कहाँ जाएंगे, इनवॉइस की जो अमाउंट है ये अकाउंट रिसीवेबल से माइनस, ये अकाउंट रिसीवेबल 20,000 माइनस होगा, क्योंकि रिसीवेबल जब कैश वसूल हो गया तो आपका ये कम हो जाएगा। दूसरी तरफ ये बैंक अकाउंट जो है ये 9,700 से बैलेंस बढ़ जाएगा। कैश 9,700 आपका कम हो रहा है, 9,700 कैश कम हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी कैश आ रहा है ना आपके पास। ठीक है, ओवरऑल 94,400 आया था, 9,700 बैंक में चला गया, बाकी 9,700 आपके पास कैश में मौजूद है। और
अब रह गया डिस्काउंट अलाउड, इसका नया हेड ओपन करना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का सेपरेट हेड होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड का सेपरेट हेड होता है। डिस्काउंट अलाउड आ गया मेरा 600। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन के बाद नेक्स्ट देखिए, पेमेंट इज टू बी मेड टू राजा सन्स अगेंस्ट एन इनवॉइस ऑफ 18,000 बाय चेक सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 5%। अब हम पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं? राजा सन्स। इनवॉइस है 18,000 की, राजा सन हमारा सप्लायर है। जब सप्लायर आ गया तो 18,000 की जो अमाउंट है वो पेएबल में जाएगी। अकाउंट्स पेएबल में से हम 18,000 माइनस कर दें। उसके बाद नेक्स्ट, इसमें हमने चेक के थ्रू पेमेंट की है, तो चेक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक हमारा क्रेडिट होगा, लेकिन पेमेंट पूरी नहीं की, इसमें 5% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट 900 बनता है। 18,000 का अगर मैं 5% लूं तो 900, इसका तो मेरे पास चेक आया 17,100 का। अब 17,100 मेरे पास बैंक में ऐड हो जाएगा। और फिर ये जो डिस्काउंट है ये भी आएगा। इस डिस्काउंट का जैसे मैंने पहले भी बोला था, इस डिस्काउंट को हम सेपरेटली शो करेंगे, डिस्काउंट रिसीट। और ये डिस्काउंट रिसीट आएगा 900 आई थिंक, 18,000 का अब 5% लेंगे तो 900 आ जाएगा, ये डिस्काउंट रिसीट है। अब सिर्फ दो ट्रांजैक्शन रह गए मेरे पास। विथड्रू 8,000 फ्रॉम बैंक एंड टेकन 3,000 बाय मिस्टर अमजद टू पे हिज हाउस होल्ड बिल। ये लिख रहा है 8,000 रुपीज उसने बैंक से विड्रॉ कराया और 3,000 रुपए ले गया मिस्टर आमिर अपने हाउस होल्ड बिल को पे करने के लिए। ये सब भी ड्राइंग है लेकिन ये बैंक के थ्रू है, ये भी सभी ड्राइंग है लेकिन ये कैश के थ्रू है। तो ड्राइंग्स टोटल 11,000 हो गए। हेड आ गया ड्राइंग 11,000। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट बैंक बैलेंस कम हुआ 8,000 से, तो बैंक में से माइनस कर देंगे 8,000 और 3,000 कैश में पे कर रहा है, कैश में लेके जा रहा है, तो 3,000 में कैश में से माइनस कर दूंगा। ये दूसरी लाइन ऑफ कैश की यूज है। सर पिछली ट्रांजैक्शन में हमने पेमेंट किया है तो फिर हम बैंक अकाउंट में से माइनस करेंगे ना 17,100। पिछली ट्रांजैक्शन में हमने पेमेंट की है 17,100 माइनस की, अच्छा प्लस की, ओके सॉरी मैं माइनस कर रहा हूँ, ये माइनस होगा 17,100, ये पेमेंट की है। और ये 8,000 भी कैश से बैंक से निकल रहा है, ये भी माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस ही है, ये माइनस। थैंक यू। नेक्स्ट आइएगा, paid rent of the shop for cash 15,000 to landlord। आपने रेंट पे किया बिजनेस का, रेंट 15,000 लैंडलॉर्ड को और कैश में, तो एक तरफ तो कैश कम हुआ 15,000 और दूसरी तरफ आपने चूंकि रेंट पे किए तो रेंट का एक हेड आ गया रेंट एक्सपेंस 15,000। अब ये जितनी ट्रांजैक्शन हमने ली थी 15, ये 15 ट्रांजैक्शंस की सारी कैलकुलेशन आ गई। जब ये सारी कैलकुलेशन हो गई, अब मैं ट्रायल बैलेंस को बनाता हूँ, ठीक है। अब आपने करना कि कैलकुलेशंस करनी है। देखो 50,000 आपका ये सारा प्लस माइनस करना है। 50,000 में से 30,000 माइनस हुआ, फिर 6,000 भी माइनस हुआ, देन प्लस 27,000, देन प्लस 10,000, प्लस 9,700, माइनस 3,000, माइनस 15,000, ये आ गया 42,700। अब सवाल ये है कि ये जो बैलेंस मैंने किया है इसको प्लस माइनस करके
क्या ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये डिपेंड करता है कि ये कैश एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है। ये एसेट, चूंकि कैश एसेट है और एसेट का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 42,700 डेबिट कॉलम। ठीक है जी। इससे आगे कैलकुलेशन एक आधे में मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये ज़बानी हो जाएगा। अब फर्नीचर को देखें, 23,000 प्लस 14,000, ये 37 बन रहा है, और यूके ये भी एसेट है, इसको भी मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा। इन्वेंट्री अकाउंट एक ही अकाउंट है अभी फिलहाल, चूंकि ये साल के एंड पे एडजस्ट होता है या मंथ एंड पे एडजस्ट होता है, तो उस वक्त इसकी एंट्री होती है, तो ये 45 ही आएगा। कैपिटल 118 प्लस 10, ये प्लस होगा 128, लेकिन ये चूंकि कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस डेबिट नहीं होगा, 128,000 क्रेडिट होगा। इक्विटी है और इक्विटी का बैलेंस क्रेडिट होगा। हाँ, अब चूंकि बैंक आ गया, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर बात सुने जी सर, जो ड्राइंग 11,000 की थी, तो ये कैपिटल से माइनस नहीं होगा? नहीं, ये आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो ना, ये लेटर हेड होता है, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बना रहे कि हम कैपिटल से माइनस करेंगे। ठीक है, सेपरेट हेड शुरू होता है। ठीक है। 30,000 प्लस 50,000 माइनस 8,000 प्लस 9,700 माइनस 17,100 माइनस 8,000, ये आ रहा है 56,600 बैंक में, 56,600 बैंक, और ये भी डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि बैंक एसेट होता है। अब बैंक लोन 50,000, बैंक लोन 50,000 लोन लाइबिलिटी है, ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 50,000। अब इसे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेसेस 22,000 प्लस 10,500, इसको ऐड किया 32,500, ये डेबिट आ गया। नेक्स्ट अकाउंट्स पेएबल में 3 है, 22,000 प्लस 10,500 माइनस 18,000, इसको कैलकुलेट किया तो ये 14,500 आ गया, और 14,500 ये क्रेडिट साइड पे आएगा। ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, अकाउंट्स पेएबल ये मेरा लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। इधर सेल्स जो है, ये 3 अमाउंट है, तीनों को प्लस करना पड़ेगा, 27,000 प्लस 37,000 30,000, ये 57 आ गया, प्लस 20 57 प्लस 20 77,000, और ये भी मेरी क्रेडिट है। Then account receivable 30,000 plus 20,000 minus 20,000, ये 30,000 आ रहा है, और अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड पे। उसके बाद एक एक हेड है, ये तो सिंपल आपने लिखते जाना है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, ये क्रेडिट होगी। ड्राइंग्स हमारा और डिक्रीज करता है ऑनर्स इक्विटी को, ये हमेशा डेबिट होता है। जैसे अभी आप एक स्टूडेंट बोल रहा था, ये कैपिटल में से माइनस करते हैं अल्टीमेटली हम, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर हम इसको अलग हेड लिखेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस होती है, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होती है, लेकिन उसके बावजूद हम ट्रायल बैलेंस में जब हेड लिखेंगे वो सेपरेट हेड होंगे, यानी सेल का सेपरेट हेड होगा, सेल रिटर्न का सेपरेट हेड होगा, इसी तरह परचेज का सेपरेट हेड होगा और परचेज रिटर्न का सेपरेट हेड होगा। अब ये 15,000 की एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट। फाइनली अब इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड को हम टोटल करते हैं। डेबिट को टोटल किया 42,700 प्लस 37,000 प्लस 45,000 प्लस 56,600 प्लस 32,500 प्लस 30,000 प्लस 600 प्लस 11,000 प्लस 15,000, ये बन रहा है 270,400। क्रेडिट साइड को भी अब देख लेते हैं, 128,000 प्लस 50,000 प्लस 14,500 प्लस 77,000 प्लस 900, ये भी 270,400।
तो एग्जामिनेशन में हमें इस तरह का क्वेश्चन आता है, जहां पर हमें ट्रांजैक्शंस गिवन होती है। वो कहता है नो लेजर, नो जर्नल, और आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है। नो जर्नल, नो लेजर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शन, और यहाँ ट्रायल बैलेंस है। नॉर्मल ट्रांजैक्शन से जर्नल में आते हैं और जर्नल से लेजर में आते हैं और लेजर कन्वर्ट होता है ट्रायल बैलेंस में। अब चूंकि उसने दोनों जगह लिखा है, यहाँ पर भी नो और नो, इसका मतलब अब डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से मुझे कन्वर्ट करना है ट्रायल बैलेंस को, एंड दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है जी। अब यहां तक कोई क्वेश्चन करना हो किसी ने, प्लीज क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले सर मैं अटेंडेंस लूंगा आप लोगों की। तो प्लीज आप मुझे बताते जाइएगा। अब्दुल मोइस मुगल, प्रेजेंट। ओके, अब्दुल मोइस सफ्तर, अफरारुल हक, प्रेजेंट सर। अहमद अब्बास, प्रेजेंट सर। अहमद न्याज, प्रेजेंट सर। अलिया कंवल, प्रेजेंट सर। अमान बहीद, प्रेजेंट सर। अक्सा इरफान, आयशा मेहरबान, प्रेजेंट। फरीहा, प्रेजेंट। फिल्जा, प्रेजेंट। मायरा सोहेल, प्रेजेंट। मुबशर सोहेल, शबीर, प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद इसाक, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद सिकंदर आमिर, मोहम्मद वैस अजहर, वाइस अजहर, मुकद्दस मेहरबान, यस सर। मुकद्दस सोहेल, प्रेजेंट सर। समन सादिया, प्रेजेंट सर। समीर अली, प्रेजेंट सर। शाहजेब उमर, प्रेजेंट सर। शहनूर ताहिर, प्रेजेंट सर। सिदरा जबीन, सैयदा इरम, वकास अली, जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन जहीर। सर एक्सक्यूज मी जी सर, ये वाइस अजहर प्रेजेंट है, इसके माइक का मसला है। ओके जी, मैं कर देता हूँ प्रेजेंट। मोहम्मद वाइस अजहर, ठीक है। बाकी और स्टूडेंट तो नहीं है प्रेजेंट? ओके, जी आप दोबारा आइएगा। नेक्स्ट आइएगा। अब हमारा जो पहले 5 चैप्टर्स जो है, अब उसमें सबसे आखिरी चैप्टर जो है उसकी तरफ आएंगे, एंड दैट इज प्राइम बुक्स। ठीक है जी। आपको एक मैंने पूरा सिस्टम बताया था कि हम एक सीक्वेंस से चलते हैं, जो अभी आपके सामने लिखा भी हुआ है। दोबारा आइएगा। ट्रांजैक्शंस होंगी, अकाउंटिंग साइकिल। ट्रांजैक्शंस को हम लेके जाएंगे जनरल जर्नल में। जनरल जर्नल हमारा मूव होगा जनरल लेजर में। जनरल लेजर के बाद हमारा आएगा ट्रायल बैलेंस।
अच्छा, अब यहां से आप देखिएगा, मैंने आपको स्टार्ट में भी एक लेक्चर में बताया था कि एक हमारा सिस्टम आएगा जहां पर हम ट्रांजैक्शन को लेकर जाएंगे प्राइम बुक्स में। प्राइम बुक्स फिर हमारी ट्रांसफर होंगी जनरल लेजर में, और जनरल लेजर फिर हमारा मूव होगा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन से जनरल में आ रहे हैं, जनरल से लेजर में आ रहे हैं, और अब हम प्राइम बुक के रूट थ्रू करते हुए या प्राइम बुक के थ्रू मूव करते हुए हम जनरल लेजर की तरफ मूव करेंगे, राइट। अच्छा, अब ये पूरा सीक्वेंस जो आ रहा है, इसका मतलब जनरल लेजर स्किप हो रहा है? स्किप नहीं हो रहा। जनरल लेजर इज द पार्ट ऑफ प्राइम बुक्स। बेसिकली ये प्राइम बुक सिस्टम जो है ये डेवलप क्यों किया? ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज करते हैं जहां ट्रांजैक्शन फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ट्रांजैक्शन फ्लो, लाइक फ्लो का मतलब क्या है? यानी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, एक रिटेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस की जो डेली इनवॉइसेस बन रही है, मतलब क्रेडिट इनवॉइसेस की बात कर रहा हूँ, क्रेडिट सेल्स की, वो भी हो सकता है 20 से 25 इनवॉइसेस बन रही है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। अब इसका मतलब क्या हुआ 20 से 25 इनवॉइसेस का? यानी 20 में अगर 20 भी ले लें, 20 टाइम आपने सेल की, और जब 20 टाइम सेल की तो 20 ट्रांजैक्शंस हो गई। इन 20 ट्रांजैक्शन को 20 टाइम्स मुझे जनरल में लेकर जाना है, और उनको 20 टाइम्स मैंने लेजर में पोस्ट करना है। ये तो अभी मैंने 21 दिन में एक चीज की बताई है। यानी जहां आपकी ट्रांजैक्शंस का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, हम प्राइम बुक के थ्रू रूट करते हैं, और ये ट्रांजैक्शंस को समराइज करके एक ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करके हम उसको जनरल लेजर में जाते हैं। यानी मीन यहाँ पर अगर 20 ट्रांजैक्शंस हैं, ये मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, 20 ट्रांजैक्शंस हैं, ये जब जनरल में आएंगी तो ये 20 ट्रांजैक्शंस होंगी, और जब ये लेजर में आएंगी तो 20 ट्रांजैक्शंस होंगी, राइट। हम इस सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं कि यहाँ पर हम 20 की 20 ट्रांजैक्शन प्राइम बुक्स में लाते हैं, प्राइम बुक्स से एक ट्रांजैक्शन जो है एक बनकर कंबाइंड ट्रांजैक्शन वो जनरल में जाती है, जनरल लेजर। सो इस तरह हमारा फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो कम होता चला जाता है, लेकिन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में फर्क नहीं आता। अगर उस दूसरे पॉइंट ऑफ से देखें, जनरल भी प्राइम बुक है, ठीक है। पहले सारी ट्रांजैक्शन वहां लेके जाते थे, अब हम हर एक ट्रांजैक्शन उसकी नेचर के हिसाब से सेपरेट बुक में लेके जाएंगे। तो बेसिकली ये याद रखना है कि मेरी प्राइम बुक्स जो है वो कितनी होती है? प्राइम बुक्स, देयर आर 7 प्राइम बुक्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, 7 बुक्स, जिसमें सबसे पहली बुक होती है जिसको हम कहते हैं सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक, व्हाट इज सेल्स डे बुक? इट इज अ बुक, जैसे नाम से जाहिर है सेल्स, यानी ऐसी बुक जिसके अंदर हमने सेल्स रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा फर्दर, सेल्स डे बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स आएगी, कैश सेल नहीं आएगी। यानी सेल डे बुक इज अ बुक इन विच ओनली क्रेडिट सेल्स इज रिकॉर्डेड, ओनली क्रेडिट सेल्स, ठीक है। इसी तरह सेकंड, सेल्स रिटर्न डे बुक, रिटर्न डे बुक। और सेल्स रिटर्न बुक में भी हमारी क्रेडिट सेल्स रिटर्न आएगी, यानी कैश नहीं आएगी, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन आएगी। इसी तरह थर्ड बुक आती है परचेज डे बुक, परचेजेस डे बुक। परचेजेस डे बुक में भी हम क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करेंगे। और नंबर 4, परचेज रिटर्न डे बुक
इसमें भी हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। यानी इसका मतलब ये जो हमने सेल डे बुक या परचेज डे बुक लिखी है, इसमें सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन आएंगे, कैश ट्रांजैक्शन इसमें कोई भी नजर नहीं आएगी। तो नंबर 5, पांचवी ट्रांजैक्शन कौन सी है? ये माइक ऑफ करें जी, किसने माइक ऑन किया हो अपना वीडियो? नंबर 5, कैश बुक। जैसे नाम से जाहिर है कैश बुक, ये कैसी बुक है जिसके अंदर दोनों ट्रांजैक्शन, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, जब भी कैश इन होगा तब भी इस बुक में रिकॉर्ड करूंगा, जब कैश आउट होगा तब भी इसमें रिकॉर्ड करूंगा। इन शॉर्ट, ऑल द कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नंबर 6, पेटी कैश बुक। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये व्हाट इज पेटी कैश बुक जिस वक्त ये पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि बिजनेस में कंट्रोल सिस्टम के लिए आप बिजनेस में कैश जो है एक्सपेंसेस के लिए एक अलग रखते हैं, सेट असाइड करते हैं, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज पेटी कैश बुक, ठीक है, उसी को आप पेटी कैश बुक कहते हैं। जो डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हम अपना कैश सेपरेट रखते हैं, उसको हम नाम देते हैं पेटी कैश बुक, राइट। जी एक तो स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया क्या न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही है? जी बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही है। मैंने आपको बताया था कि मेरा स्टाइल ये है कि मैं 5 चैप्टर एक रो में पढ़ाता हूँ और इसमें मिक्स अप करके पढ़ाता हूँ, ताकि एंड पे जब आप 5 चैप्टर पढ़ोगे तो आपको सारे पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ही टॉपिक है, चैप्टर नहीं कहूंगा मैं, ऐसे आपकी बुक में चैप्टर भी है। आखिरी बुक आ जाती है जनरल जर्नल, जो पहले भी पढ़ते आए। अब जनरल में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जनरल में, जो ऊपर किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, ठीक है। पहले ये था कि सारी ट्रांजैक्शन हमारी जनरल में जाती थी, और अब सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जनरल में जाएंगी जो ऊपर किसी प्राइम बुक में हमारी नहीं आई, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने आज थोड़ा सा ब्रीफली इसका स्टेटस रखा। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब मेरी नेक्स्ट क्लास है 10:30 पर, तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। इसमें सर जी जी, ये पेटी कैश बुक क्या है? पेटी कैश बुक यानी जो आपके बिजनेस में डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं ना, जैसे कोई गेस्ट आ गया, उसको रिफ्रेशमेंट दी, फोटोकॉपीज करवाई, इस किस्म के छोटे छोटे बेशुमार एक्सपेंसेस होते हैं, कुरियर चार्जेस पे किए, ट्रांसपोर्टेशन पे की, उसके लिए आप बिजनेस में एक अलग कैश रखते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि छोटे जो पेटी का मतलब स्मॉल होता है ना, यानी जो स्मॉल डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए रखा है। तो उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसको हम पेटी कैश बुक कहते हैं। बाकी ये जब हम बुक पढ़ेंगे तो डिटेल में इसकी डिस्कशन भी करेंगे। सिस्टम होता है उसको हम नाम देते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। जी बच्चों, और कोई क्वेश्चन? नो सर। जी, थैंक यू सो मच।